गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? तो चलो, हमारी टेंस की क्लास चल रही थी। इससे पहले हमारी टेंस की 4 क्लासेज हो चुकी हैं और आज हमारी टेंस की 5th क्लास है और इंग्लिश की हमारी 14th क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है मॉडल्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टेंस। तो टेंस की 4 क्लासेज हो चुकी हैं। हमने 4 क्लासेज में अपने सारे के सारे टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि टेंस का जो बेसिक था वो हर टेंस का हमने बेसिक्स पढ़ लिया, उनके स्ट्रक्चर स्टडी कर लिए हैं। तो आज हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायरेक्ट रूल है ना कि ये होगा तो ये आएगा तो इसके बाद ये लिख देना, वो सब इस तरीके के जो डायरेक्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं एक तरीके से, वो डायरेक्ट ट्रिक करेंगे हम। ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको फंसता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये करते हैं प्लान्ड फ्यूचर। सबसे पहला है प्लान्ड फ्यूचर। तो देखो क्या होता है, फ्यूचर में कोई भी काम ऑलरेडी प्लान किया हुआ होता है। जो भी काम फ्यूचर में ऑलरेडी प्लान किया हुआ होता है उसको कैसे लिखते हैं हम? तो फ्यूचर में प्लानिंग होगी वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो होगी ऑफिशियली और एक होगी हमारी पर्सनल। एक तो फ्यूचर में प्लानिंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है ऑफिशियली और एक होती है पर्सनली। अब डिफरेंस देखो, ऑफिशियली क्या होता है और पर्सनली क्या होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन टैग टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, मेरी पर्सनल प्लानिंग है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं कल वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी पर्सनल प्लानिंग है फ्यूचर की। ठीक है, नियर फ्यूचर की। ये जो प्लान्ड जो फ्यूचर होता है वो नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, जो बहुत ही क्लोज है। नियर फ्यूचर में आप जो प्लान करते हो ना, एक तो पर्सनली, जैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं कल आपको ये क्लास पढ़ाऊंगा, परसों ये पढ़ाऊंगा, तो ये नियर फ्यूचर क्या होगा, पर्सनली प्लान होगा। एक आप प्लान कर रहे हो कि मैं कल ये पढ़ूंगा, परसों वो गेम खेलूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, पर्सनली प्लान फ्यूचर है। ठीक है, ऑफिशियली प्लान फ्यूचर क्या होगा, जैसे ट्रेन है, ट्रेन का शेड्यूल है कि ट्रेन कल 7 बजे चलेगी। ठीक है, कल सुबह 7 बजे ट्रेन चलेगी। या एग्जाम्स है आपके यूनिवर्सिटी के, एग्जाम्स 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ठीक है, या पीएम की मीटिंग है, कोई विदेश जा रहे हैं तो पीएम अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में विदेश जा रहे हैं। ये क्या है, ये ऑफिशियली प्लान्ड फ्यूचर है। ठीक है, तो इनको देखो कैसे लिखते हैं। जब भी नियर फ्यूचर को प्लान किया गया हो, ऑफिशियली प्लान किया गया हो, तो इसको ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक है, ऑफिशियली नियर प्लान फ्यूचर को हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। एग्जांपल्स देखो, द एग्जाम्स, लिख दो द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स will start from 1 जुलाई। ये देखो, द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। तो यहाँ विल स्टार्ट नहीं होगा, द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली प्लान्ड नियर फ्यूचर है तो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ऐसे ही द ट्रेन लीव्स एट 7 PM टुमारो। कल जो है वो ट्रेन 7 PM पर चलेगी, लेकिन किस में आया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ठीक आया समझ में। जो ऑफिशियली नियर प्लान फ्यूचर होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं। ठीक है, अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही स्टेटमेंट आएगी, ट्रेन या एग्जाम या पीएम देश को छोड़ रहा है। ठीक है, या पीएम 7G की मीटिंग में जा रहा है,
ब्रिक्स की मीटिंग में जा रहा है, यही आएंगे। 3-4 ही पॉइंट हैं जो यहाँ से एग्जाम में आएंगे। एक तो ये यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं, एक बोल देगा ट्रेन इतने बजे जाएगी या फ्लाइट इतने बजे, ठीक है, या फिर कोई राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, पीएम है या कोई मिनिस्टर है, उसका लिख के कि वो उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए जा रहा है नेक्स्ट वीक में। बस ये 3-4 ही पॉइंट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफिशियली प्लान फ्यूचर के जो मेन एग्जांपल हो 3-4 ही हैं। इसको हम किस में डिनोट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो, और जो हम पर्सनली प्लान करते हैं उसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जो नियर प्लान फ्यूचर होता है हमारा पर्सनली, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। जैसे इसमें भी 2 तरीके का होता है ये। एक तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं कल आपको ये क्लास लो, मान लिया मैंने बोल दिया कि कल आपको क्वेश्चन टैग की क्लास पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और उसके लिए मेरे पास अरेंजमेंट हो चुके हैं, या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि आप प्लान कर रहे हो कि कल आप वॉलीबॉल खेलोगे, ठीक है, आपने प्लान किया कि आप कल वॉलीबॉल खेलोगे। तो उसमें 2 सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो ये कि ऑलरेडी आपने वॉलीबॉल खरीद लिया है, नेट वेट लगा दिया, और एक ये है कि प्लान किया कल वॉलीबॉल खेलेंगे, प्लान कर लिया, लेकिन ना आपके पास अभी वॉलीबॉल आई है, ना आपके पास नेट है, ठीक है, ना आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है। तो यानी कि पर्सनली प्लान फ्यूचर में 2 बातें हो सकती है। एक तो अरेंजमेंट हो गया वो, एक अरेंजमेंट नहीं हुआ वो, ठीक है। दोनों आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखो, मैं कल वॉलीबॉल खेलूंगा जैसे, तो आई एम गोइंग टू प्ले वॉलीबॉल टुमारो, ठीक है, और आई एम प्लेइंग वॉलीबॉल टुमारो। आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू टीच, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टडी। तो आई एम गोइंग, गोइंग लगा के जब बनाते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि अरेंजमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। और डायरेक्टली आई एम प्लेइंग वॉलीबॉल टुमारो, मैं कल वॉलीबॉल खेलूंगा। आया समझ में? यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये आपकी नॉलेज के लिए बताया कि पर्सनली प्लान्ड फ्यूचर को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। आया समझ में? ऑफिशियली प्लान्ड फ्यूचर से क्वेश्चन आता है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट रूल कि प्लान्ड फ्यूचर, नियर प्लान्ड फ्यूचर क्या है? नियर प्लान्ड फ्यूचर ऑफिशियली होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। घिसे पिटे 3-4 एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स की डेट देगा कि स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी मिनिस्टर, पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को बोलेगा कि वो कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा है विदेश, ठीक है, या ट्रेन फ्लाइट इतने बजे चलेंगे। यही घिसे पिटे 3-4 एग्जाम्पल है, यही रिपीट होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। अब जब पर्सनली प्लान्ड फ्यूचर होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। 2 तरीके का हो सकता है पर्सनली प्लान्ड फ्यूचर, एक तो अरेंजमेंट हो गए और एक अरेंजमेंट ना हुए हो। जब गोइंग लगा के बोल रहा है इसका मतलब अरेंजमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट रूल क्लियर है? चलो सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड देखो, जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड, जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह आए होंगे तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आया समझ में? ये था सेकंड रूल, मैंने आपको बताया भी था जब टेंस के स्ट्रक्चर करवाए थे हमने एक एक के, तो उस टाइम पे भी ये बात बताई थी। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या होगा जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट,
उसके बाद डू या डज, और अब इसके साथ लगेगा नोट। अब देखो इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे है इसका चक्कर खत्म हो जाएगा। जब डू या डज आ गए ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये था पॉजिटिव। जब नेगेटिव बनाया था तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आया था, डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट लगाया। अब देखो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि अब डिड आ गया ना सेंटेंस में, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां से भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। ऐसा जब भी डू डज और डिड आ जाए एज ए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। ये था सेकंड पॉइंट। क्लियर है आपको? एक पॉइंट और देखो डू डज और डिड के बारे में कि क्या है। जब भी ये देखा था हमने, पॉजिटिव में डू डज नहीं आ रहा ना, यहाँ पॉजिटिव में डिड आ रहा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव बनाया तो डू डज नोट लगाना पड़ा प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए डिड नोट। ऐसे इंटरोगेटिव में डू डज लेके आते क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले, ऐसे इसमें डिड सब्जेक्ट से पहले लेके आते, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती जब डू डज और डिड आ गए तो। अब देखो हम प्रेजेंट सॉरी पॉजिटिव में भी हम डू डज और डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो मैं बोलूं आई पोस्ट द लेटर, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं आई डू पोस्ट द लेटर। आई की जगह ही कर लो, ही पोस्ट्स द लेटर होगा, ठीक है। ही देखो ही पोस्ट्स द लेटर, ठीक है। ये तो क्लियर होगा आपको, ही के साथ ऐसे ये सवाल है, ही पोस्ट द, उसके बाद लिखा इसने ही डज पोस्ट द लेटर, ये भी ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा, देखो डज आ गया तो डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, डू डज या डिड जब भी सेंटेंस में आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन डज आया नोट नहीं आया, ठीक है। डज तो आ गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो जोर दे के बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि वह लेटर पोस्ट करता है, इसका मतलब ये होगा कि वह लेटर पोस्ट करता है, जोर दे रहा कि वह लेटर पोस्ट करता है, ठीक है। समझ तो सेंटेंस ऐसे भी ठीक होता है। जैसे एक और देखो, जैसे ही प्लेड वेरी वेल, ही प्लेड वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेला। अब वो लिखे ही डिड प्ले वेरी वेल, तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी डिड आ सकता है, इसका मतलब भी यही होगा कि वो जोर दे के बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। आया समझ में? तो सेकंड रूल आपका ये था कि जब भी सेंटेंस में डू डज या डिड आ जाए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है। क्लियर है सेकंड पॉइंट? अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, जब भी कोई रूटीन का एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब भी कोई रूटीन एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ बात हो तो उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या आएगा उसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिख रहा हूं, माई फादर इज वर्किंग इन बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। बताओ इसमें क्या होगा? माई फादर इज वर्किंग इन बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल।
बताओ। इसमें देखो क्या है, पिताजी बैंक में काम करते हैं और भाई क्या करता है, स्कूल में पढ़ता है। तो क्या है, ये रूटीन के एक्शन है, ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये गलत है, किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माय फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल। क्लियर है। माय फादर वर्क्स इन ए बैंक एंड माय ब्रदर स्टडीज इन ए स्कूल। यहाँ एरर है, इज वर्किंग की जगह आएगा वर्क्स, इज स्टडिंग की जगह आएगा स्टडीज। क्लियर है। ये था आपका थर्ड पॉइंट, जब भी कोई रूटीन एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट। जब भी सेंटेंस में आपको एजीओ एगो, जब भी सेंटेंस में आपको एगो दिख जाए, एजीओ एगो, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जिस भी सेंटेंस में आपको एगो दिख जाए, एजीओ एगो, उसमें क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, जैसे he was playing 2 years ago, he was playing 2 years ago। तो क्या हो गया, एरर। he played 2 years ago, past indefinite। ठीक है, तो क्या आएगा, he played 2 years ago। ठीक है, जब भी एगो वर्ड दिख जाए ना तो पास्ट इंडेफिनिट बना देना, बहुत बार क्वेश्चन आता है एगो से। ठीक है, अब देखो एक रूल और इसी में छोटा सा, जब भी आपको एगो दिखे, एगो दिखते ही पास्ट इंडेफिनिट बना देना। आया समझ में। अब देखो, जब भी कोई पास्ट डिनोटिंग वर्ड आया हो, जब भी कोई पास्ट डिनोटिंग वर्ड आया हो सेंटेंस में, कोई ऐसा वर्ड आया जिससे हमें पता चला है सेंटेंस पास्ट का है, ठीक है, तो उसको अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बना के दे देगा तो वो एरर हो जाएगा। जब भी कोई सेंटेंस है लिखा हुआ है, उसमें कोई ऐसा वर्ड आ गया जिससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट की बात है, तो वो सेंटेंस पास्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, कई बार क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना के दे देता है, वो गलत होता है। जैसे देखो एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। The science has given us many inventions in 19th century। ये देखो, द साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। देखो सेंटेंस आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, लेकिन क्या है, वो बता रहा है कि 19वीं शताब्दी में साइंस ने हमें बहुत सारे इन्वेंशन दिए हैं। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी जा चुकी है, पास्ट बन चुका, आज 20वीं, सॉरी, ठीक है, 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी में साइंस ने हमें बहुत सारी इन्वेंशंस दी, तो ये हैज गिवन नहीं, या क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसने प्रेजेंट परफेक्ट में बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या आएगा, द साइंस गेव अस मैनी इन्वेंशंस इन 19th सेंचुरी। देखो एगो दिखते ही तो पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। ठीक है, जब भी पास्ट डिनोटिंग वर्ड आपको दिखेगा ना, जैसे 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में, यानी कि पास्ट डिनोटिंग वर्ड आया, तो पास्ट डिनोटिंग वर्ड आते ही पास्ट में बना दो, तो पास्ट इंडेफिनिट ही बना दो सिंपली, द साइंस गेव अस मैनी इन्वेंशंस। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता इन 19th सेंचुरी और यहां फुल स्टॉप लगा देता, द साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशंस, अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे भी आ सकता है, इसकी जगह आप गेव भी लिख सकते हैं, वो भी आ सकता है,
लेकिन जब पास्ट डिनोटिंग वर्ड आ गया इन 19th सेंचुरी और लगा दिया मैंने यहाँ, तो गेव ही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट गलत होगा, पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इन 19th सेंचुरी हटा दिया, यहाँ तक बढ़ा दिया सेंटेंस, अब ये ठीक है। आया समझ में, जब भी सेंटेंस में पास्ट डिनोटिंग वर्ड आया हो तो पास्ट में ही बनेगा सेंटेंस, ठीक है। अब देखो फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सारे रूल कवर होंगे इसमें, ठीक है। और आप कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सी बात है, सिर्फ जो मैं बात बताऊंगा उसको समझ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो सबसे पास्ट कौन सा होगा, सबसे पास्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। सबसे पास्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उससे आगे आएंगे तो क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। देखो सबसे पास्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, उससे आगे आएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट। देखो पास्ट के किसी पॉइंट पे काम हुआ, पास्ट के किसी पॉइंट पे काम हुआ वो क्या था, पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट के किसी पॉइंट पे काम खत्म हो चुका था, देखो पास्ट के किसी पॉइंट पे काम हुआ वो तो पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट के किसी पॉइंट से भी पहले काम खत्म हो चुका था वो क्या, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट सबसे पास्ट, उससे आगे आएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट, उससे आगे आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उससे आगे आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, प्रेजेंट के पॉइंट पे काम होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट के पॉइंट पे काम होता है, लेकिन प्रेजेंट के पॉइंट से पहले कोई काम कंप्लीट हो गया तो वो क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट से का पास्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट। ये सीरीज समझ लो एक बार। इससे आगे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो फ्यूचर के किसी पॉइंट पे काम होगा, फ्यूचर के किसी पॉइंट पे काम होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। पास्ट के किसी पॉइंट से भी पहले काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट। यानी कि सबसे फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट, और सबसे पास्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। देखो फ्यूचर के किसी पॉइंट पे काम होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर के किसी पॉइंट से पहले काम होगा, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट में किसी पॉइंट पे काम होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट के पॉइंट से पहले काम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में किसी पॉइंट पे काम होगा, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट के किसी पॉइंट से ही पहले काम होगा, पास्ट परफेक्ट। सीरीज समझ में आई पूरी। ये देखो पास्ट परफेक्ट, उसके फ्यूचर में पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट के फ्यूचर में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट के फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। या ये बोल रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनेट का पास्ट क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पास्ट ये, इसका ये। इस सीरीज को याद रख लो, होगी आसानी से याद, ठीक है। आज आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, ये 10 के 10 रूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। साथ साथ नोट करते रहो, ये सीरीज याद होगी, याद ही होगी ये सीरीज। तो एक काम किया करो, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखा करो। एक बार तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखा करो, दूसरी बार कॉपी पेन लेके बैठा करो और फिर नोट किया करो, ठीक है। अब देखो
इस पे क्वेश्चन करते हैं कैसे आते हैं। चलो इसको लिखा रहने देता हूँ। देखो इसके ऊपर एक तो वो बात देखो, जब भी कोई दो काम पास्ट में हुए होंगे, जब भी दो काम पास्ट में हुए होंगे, ठीक है, तो दोनों को लिखना तो हमने पास्ट में ही है, ठीक है, लेकिन जब भी दो काम पास्ट में हुए होंगे तो एक को लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, एक को लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। यानी कि दो काम हुए पास्ट में तो दोनों को लिखना तो पास्ट में ही है। अब दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों साथ हुए हैं। पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे तो इसका मतलब दोनों साथ हुए हैं। लेकिन दो काम पास्ट में हुए हैं, दो काम पास्ट में हुए हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, लेकिन दोनों पास्ट में हुए हैं तो दोनों, एक पास्ट परफेक्ट में आएगा एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल गई थी। मैं पहुंचा भी पास्ट में और ट्रेन तो मेरे से भी पहले निकल गई थी। चलिए देखो, जब भी कोई दो काम पास्ट में हुए हों, एक पहले हुआ हो एक बाद में हुआ हो, तो दोनों पास्ट में ही आएंगे, लेकिन एक पास्ट परफेक्ट में आएगा एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जो काम पहले हुआ, जो हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। देखो जब मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब डॉक्टर पहुंचा पेशेंट मर चुका था। यानी कि मैं भी पास्ट में पहुंचा, जब मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, तो मैं भी पास्ट में पहुंचा, लेकिन मेरे से भी पहले ट्रेन जा चुकी थी। यानी कि दोनों एक्शन क्या हुए पास्ट में, और दोनों आगे पीछे हुए। पहुंचा जब ट्रेन जा चुकी थी और भी पहले, तो ट्रेन का जाना पास्ट परफेक्ट में आएगा और मेरा जाना पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, क्योंकि दोनों पास्ट के एक्शन थे और दोनों को पास्ट में डिनोट करना है। एक पहले हुआ एक बाद में हुआ, तो ये है दोनों पास्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट पास्ट परफेक्ट है, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। देखो when I reached the station, the train had left। ठीक है, आज देखो एक और लिखता हूं। The patient had died before the doctor came। ये देखो when I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, the patient had died before the doctor came। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो देखो डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट, पेशेंट हैड डाइड क्या हो गया पास्ट परफेक्ट। देखो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आया पास्ट, डॉक्टर आया उससे ही पहले पेशेंट मर चुका था। यानी कि डॉक्टर पास्ट इंडेफिनिट में आया तो उससे ही पहले पास्ट परफेक्ट में पेशेंट मर चुका था। आया समझ में? जब भी कोई दो एक्शन पास्ट में होंगे और आगे पीछे, एक पहले हुआ होगा एक बाद में हुआ होगा, तो जो एक्शन पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, इसी को बदल के लिखता हूं। द पेशेंट डाइड आफ्टर the doctor had come। The patient died after the doctor had come।
यानी कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। पहले डॉक्टर आया उसके बाद पेशेंट मरा, तो पहले डॉक्टर आया उसके बाद पेशेंट मरा, यानी कि डॉक्टर पहले आया, यानी कि सबसे पास्ट का काम क्या होगा, डॉक्टर का आना, उसके बाद पेशेंट मरा। आया समझ? तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। ये सेंटेंस होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पहले कौन सा एक्शन हुआ, पहले पेशेंट मर गया बाद में डॉक्टर आया, तो जो सबसे पहले काम हुआ वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यहां देखो, यहां पहले क्या हुआ, डॉक्टर आया बाद में पेशेंट मरा। देखो बता रहा ना, आफ्टर डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। तो देखो पहले काम क्या हुआ, डॉक्टर आया, डॉक्टर हैड कम, यहां पहले पेशेंट मरा था तो हैड डाइड। आया समझ में? यानी कि जब भी पास्ट में दो सेंटेंस होंगे तो एक पास्ट परफेक्ट में आएगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। जो भी सेंटेंस, जो भी काम पहले हुआ होगा वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। जो भी बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। पहले होने का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ कि पहले पेशेंट लिखा हुआ है तो पहले यही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंस बताएगा मैं बिफोर आफ्टर। ठीक आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे द फिल्म या मूवी लिख लो, हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द थिएटर। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर। हमारे थिएटर पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों काम पास्ट में हुए। हम मान लिया कल हमने मूवी देखने के लिए जाना था, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हमारे पहुंचने, हम कल पहुंचे ना, उससे पहले मूवी स्टार्ट हो गई थी। तो देखो पहले क्या हुआ, मूवी स्टार्ट हुई उसके बाद हम पहुंचे ना। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पहुंचने से पहले मूवी स्टार्ट हो गई थी, तो पहले मूवी स्टार्ट हुई उसी के बाद हम पहुंचे। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, मूवी का स्टार्ट होना, तो वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ये देख लो, ये सीरीज क्लियर है? देखो अब देखो, जब भी कोई दो काम फ्यूचर में होंगे, जब भी कोई दो काम फ्यूचर में होंगे और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। अब तक तो क्या था, जब तक दो काम पास्ट में होंगे और आगे पीछे होंगे तो दोनों पास्ट में आएंगे। लेकिन अब क्या है कि जब भी कोई दो काम फ्यूचर में होंगे, ठीक है, जैसे मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है, तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, यानी कि दोनों फ्यूचर के सेंटेंस है कि मैं आऊंगा फ्यूचर, तो तुमसे मिलूंगा फ्यूचर, दोनों फ्यूचर में है। तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, आया समझ में? जब भी दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होंगे तो जो पहले एक्शन होगा ना, जैसे मैं आऊंगा उसके बाद मिलूंगा, यानी कि पहले का काम कौन सा होगा, आना, उसके बाद काम क्या होगा, मिलना। आया समझ में? ऐसे ही तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, पहले कौन सा काम होगा, मेहनत का करना, उसके बाद क्या होगा, पास होना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एक्स, जैसे जो फर्स्ट एक्शन है ना वो तो आएगा सिंपल प्रेजेंट में, और अगले वाला किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो इफ आई कम आई सेल मीट यू। ऐसा क्यों हुआ,
इफ, देखो मैं आपको वर्ड लिखता हूं, इफ as soon as provided before, after, when, और क्या रहेगा, in case, unless, until। ये देखो, if as soon as provided before after when in case unless और until, जब भी ये वर्ड आए हो ना और इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस, जैसे इफ आया, इफ के तुरंत बाद वाला सेंटेंस ये है, तो जब भी ये वर्ड आए हो इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। ये जो वर्ड लिखे हैं इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, यानी कि इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी शैल और विल नहीं आएंगे। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है, शैल और विल। तो इन ये जब भी वर्ड आए हो ना और इनके बाद वाला सेंटेंस जो होगा उसमें कभी भी शैल और विल नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बोला, इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में शैल और विल नहीं आएगा, नेक्स्ट में तो आएगा, आ सकता है नेक्स्ट में। तो देखो इसके तुरंत बाद वाला सेंटेंस ये है, इसमें शैल और विल नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट में आ सकता है। अब देखो इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस आएगा और वो प्रेजेंट टेंस ही फ्यूचर की सेंस देता है। ठीक है, जैसे इफ आई कम, इसके बाद क्या है, प्रेजेंट टेंस। इसी का मतलब अगर इफ है, इफ के तुरंत बाद प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो ये फ्यूचर की सेंस देगा, अगर मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा। आया समझ में। कभी भी इफ एज सुन एज प्रोवाइडेड बिफोर आफ्टर व्हेन इन केस अनलेस अनटिल, इनके तुरंत बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, इनके तुरंत बाद वाले सेंटेंस में कभी भी शैल विल नहीं आएंगे। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आएगा शैल विल और फ्यूचर टेंस, क्योंकि इनके तुरंत बाद प्रेजेंट टेंस ही फ्यूचर की सेंस देता है। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने आपको 7 रूल करवा दिए हैं, 3 रूल और रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 8396888822, 8396888822। मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।